नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान से हैरान करने वाली खबर आई है। पाकिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी ने पूरी की पूरी ट्रेन को हाईजैक कर लिया है। इस ट्रेन में पाकिस्तानी आर्मी के 182 जवान और अफसर ट्रैवल कर रहे थे। फौज के ये लोग छुट्टी पर पेशावर की तरफ जा रहे थे। ट्रेन में सवार पाकिस्तानी आर्मी के 20 जवानों को बीएलए ने मार डाला है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कहा कि अगर आर्मी ने बलूचिस्तान में बलूचों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन के जुल्म को बंद नहीं किया तो बाकी के फौजियों को मारना शुरू कर देंगे। इस घटना से पाकिस्तान की सरकार और आर्मी के हाथ पांव फूल गए हैं। आर्मी ने क्वेटा से एक ट्रेन मौका वारदात के लिए रवाना की है। इस ट्रेन में सैनिकों के साथ साथ डॉक्टर्स की टीम्स को भी भेजा गया है। हालांकि ट्रेन में 500 लोग सवार थे, जिनमें से हाईजैकर्स ने बलूचिस्तान के लोगों को उनके आई कार्ड देखने के बाद रिहा कर दिया। औरतों और बच्चों को भी छोड़ दिया, लेकिन पाकिस्तानी फौज के जवानों और पुलिस के लोगों को और सिविलियन इन्फॉर्मर्स को बीएलए ने हॉस्टेज बनाया हुआ है। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस घटना को शॉकिंग बताया। सैनिकों की मौत पर अफसोस जाहिर किया, लेकिन यह नहीं बता सके कि सरकार इस हमले का मुकाबला कैसे करेगी। क्या पाकिस्तानी आर्मी बलूचों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन को रोक देगी? आज जो घटना हुई उससे साफ है कि बलोच लिबरेशन आर्मी के लोगों के पास पुख्ता इंटेलिजेंस थी और पाकिस्तानी फौज और आईएसआई को कुछ पता नहीं था। जिस ट्रेन को हाईजैक किया गया उसके बारे में ताज़ा जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आपको यह भी बताऊंगा कि बीएलए ने ट्रेन को हाईजैक कैसे किया, पाकिस्तान की फौज को चकमा कैसे दिया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में आज दोपहर बलोच लिबरेशन आर्मी के हथियारबंद दस्ते ने एक पैसेंजर ट्रेन को अगवा किया। यह घटना बलूचिस्तान के बोलन जिले की है। बीएलए के हथियारबंद दस्ते ने जफ्फार एक्सप्रेस को निशाना बनाया। यह पैसेंजर ट्रेन सुबह 9 बजे क्वेटा से रवाना हुई थी और पेशावर की तरफ जा रही थी। जब यह ट्रेन एक टनल से गुजर रही थी, उसी वक्त बीएलए के मिलिटेंट ने बम लगाकर रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया। मजबूरी में ड्राइवर को ट्रेन रोकनी पड़ी। जैसे ही ट्रेन रुकी तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के उग्रवादियों ने जफ्फार एक्सप्रेस पर अंधाधुंध फायरिंग की। गोलीबारी में जफ्फार एक्सप्रेस का ड्राइवर जख्मी हो गया। इसके बाद उग्रवादियों ने ट्रेन को अपने कब्जे में ले लिया। ट्रेन में पाकिस्तानी आर्मी की एंटी टेररिज्म फोर्स और आईएसआई के कई अफसर और जवान सवार हैं, जो रमजान की छुट्टियों में पेशावर के रास्ते पंजाब जा रहे थे। उन्हें ट्रेन से उतारा गया और पाकिस्तानी सेना के 20 जवानों को गोली मार दी गई। इसके बाद बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक बयान जारी करके इस हमले की जिम्मेदारी ली। बीएलए ने कहा इस ऑपरेशन को बीएलए की फिदाइन मंजीद ब्रिगेड ने अंजाम दिया है। ट्रेन बीएलए के कब्जे में है। बीएलए ने कहा अगर ट्रेन को छुड़वाना है तो फिर पाकिस्तानी फौज बलूचिस्तान में एयर स्ट्राइक करना बंद करे, बलूच लोगों के खिलाफ चलाए जा रहे आर्मी के ऑपरेशन को रोक दिया जाए। पाकिस्तान रेलवे के मुताबिक 9 डिब्बों वाली जफ्फार एक्सप्रेस में करीब 500 लोग सवार थे, जिनमें पाकिस्तान की आर्मी के जवान और ऑफिसर्स भी शामिल हैं। अपने बयान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कहा कि अगर आर्मी या पुलिस फोर्स ट्रेन को छुड़ाने के लिए कोई ऑपरेशन करती है तो सभी हॉस्टेज फौजियों को मार दिया जाएगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी पाकिस्तानी फौज और सरकार की होगी। ट्रेन हाईजैक होने के बाद पाकिस्तानी फौज की टीमों को उस इलाके में भेजा गया है, लेकिन जिस इलाके में जफ्फार एक्सप्रेस को रोका गया है वो दूर दराज का पहाड़ी इलाका है। क्वेटा से पेशावर जाने वाली रेलवे लाइन पहाड़ी इलाकों से गुजरती है। रास्ते में 17 सुरंगें हैं। आतंकवादियों ने जफ्फार एक्सप्रेस को उस समय निशाना बनाया जब वो टनल नंबर 8 से गुजर रही थी। पाकिस्तानी फौज के लिए ट्रेन पर एयर स्ट्राइक करना बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि आतंकवादी इस इलाके से अच्छी तरह परिचित हैं, इस इलाके को जानते हैं, समझते हैं। इसलिए कोई रेस्क्यू ऑपरेशन करना भी खतरनाक होगा। इसीलिए पाकिस्तानी फौज के स्पेशल सर्विस ग्रुप के कमांडोज को हेलीकॉप्टर से बोलन रवाना किया गया है। एयर स्ट्राइक के कोई मतलब
1% चांस भी नहीं है। हाँ, ग्राउंड ऑपरेशन हो सकता है, वो करेंगे, लेकिन बीएलए इस वक्त जिस पोजीशन में है, पूरे एक ट्रेन को उन्होंने हॉस्टेज बनाया हुआ है, 400 लोग उसमें ऑन बोर्ड है, गो कि उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हो सकते हैं, कोई 50 बता रहा है, कोई 100 कोई 150 बता रहे हैं, जितने भी लोग हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के, वो ट्रेवल करते हैं, बाय रोड ही ट्रेवल करते हैं ज्यादातर। लेकिन जो बाकी लोग हैं 300 या 350, वो आम लोग हैं। उसमें नॉर्मली आजकल रमजान का महीना है, लोग क्वेटा से पेशावर की तरफ आते हैं, एक पुख्तून बेल्ट से दूसरे पुख्तून बेल्ट की तरफ लोग ट्रेवल करते हैं नॉर्मली, और इसी ट्रेन के जरिए, क्योंकि इसके टिकट्स कम होते हैं। बट ये स्ट्राइक इस वक्त पॉसिबल नहीं है। ग्राउंड के ऊपर बात होगी, जो भी होगा बेशक वो बीएलए के साथ बात करके की जाए, जो नॉर्मली बीएलए बातचीत नहीं करती, बीएलए डायलॉग्स नहीं करती। अभी तक गुज़िश्ता 3 सालों से मैं कवर कर रहा हूं बीएलए को, और साथ में टीटीपी को। टीटीपी बात औकात कर लेती है जिरगे के जरिए, बट बीएलए को मैंने अभी तक नहीं देखा कि बीएलए किसी तरीके से बातचीत करती हो। इसीलिए ये मुमकिन नहीं है कि ये एयर स्ट्राइक करे, लेकिन ये जरूर है कि ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए या एसएजी कमांडोज के जरिए, या माइट बी पॉसिबल ड्रोन्स का इस्तेमाल, क्योंकि आजकल बलूचिस्तान में बड़ा बहुत ज्यादा हो रहा है, खैबर पुख्तनख्वा के बहुत सारे इलाकों में, स्पेशली पाक अफगान बॉर्डर पे हो रहा है, तो ड्रोन्स का इस्तेमाल किसी हद तक मुमकिन है। बीएलए के इस हाईजैक से, पाकिस्तानी फौज पर हमले से पाकिस्तान की आर्मी शॉक्ड है। अफसर समझ नहीं पा रहे क्या किया जाए। दावा किया जा रहा है कि किसी तरह के ऑपरेशन से पहले पाकिस्तान की आर्मी हालात का असेसमेंट करना चाहती है, क्योंकि बीएलए के पास एंटी एयरक्राफ्ट रॉकेट लॉन्चर होने की संभावना है। बीएलए ने दावा किया कि उसने कुछ देर पहले पाकिस्तानी आर्मी के एक ड्रोन को मार गिराया है। यह ड्रोन इलाके की वीडियोग्राफी के लिए भेजा गया था। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान में आतंकी हमले की निंदा की है। हालांकि शहबाज शरीफ ट्रेन को हाईजैक करने के मामले में कोई साफ बात नहीं कर रहे, सिर्फ इतना कहा कि बलूचिस्तान में आर्मी के जवान लगातार दहशतगर्दों से मुकाबला कर रहे हैं, फौज शहादत दे रही है, मुल्क को जवानों की शहादत को याद रखना चाहिए। बलूचिस्तान में जो इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है, उसमें हर रोज़ हमारे जवान, पुलिस के जवान, पुलिस के अफसर, अफवाज पाकिस्तान के जवान, उनके अफसर शहादतें दे रहे हैं, चाहे वो केपी है या बलूचिस्तान है। मैं समझता हूँ कि जब तक मुकम्मल तौर पर अमन कायम नहीं होगा, तरक्की का ख्वाब ये मुकम्मल नहीं होगा, ये शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा, इसके लिए जो हमारे जवान, अफवाज पाकिस्तान के, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के, पुलिस के, रेंजर्स के, वो जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, ये रहती दुनिया तक इन अजीम कुर्बानियों को हमें हमेशा याद रखना होगा। मैं हैरान हूं कि पाकिस्तान की हुकूमत और फौज इतनी शॉक्ड क्यों है। बलूचिस्तान में बीएलए का यूं कोई पहला हमला तो है नहीं। इससे पहले भी यहां यात्रियों से भरी 2 बसों पर हमला किया गया था। पिछले साल नवंबर के महीने में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के उग्रवादियों ने बस पर हमला करके 26 लोगों को मार डाला था। क्वेटा से पेशावर की रेलवे लाइन को भी कई बार निशाना बनाया जा चुका है। पाकिस्तान रेलवे ने क्वेटा से पेशावर के बीच ट्रेन सर्विस बंद कर दी थी, लेकिन पिछले साल अक्टूबर में यह सर्विस फिर से शुरू की गई और आज यह हादसा हुआ। किसी भी फौज के लिए यह निहायत शर्मनाक है कि उसके 182 जवान बंधक बना लिए जाएं, पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक हो जाए और फौज को कुछ पता ही ना हो। जब तक पाकिस्तान की आर्मी की नींद खुली, तब तक बलोच लिबरेशन आर्मी के लोग फौज के 20 जवानों को मौत के घाट उतार चुके थे। ऐसा लगा कि पाकिस्तानी फौज सदमे में है। कई घंटों तक वो तय नहीं कर पाए कि घटनास्थल तक पहुंचे तो पहुंचे कैसे। ट्रेन को अगवा करने की वारदात पाकिस्तान आर्मी के जुल्म और ज्यादती का नतीजा है। बलोच लोग अपने लिए अलग मुल्क की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं। पाकिस्तानी हुकूमत बलूचिस्तान के संसाधन लूट रही है। बलूचिस्तान का बॉर्डर अफगानिस्तान और ईरान से लगता है और ये दोनों मिल बलोचों की मदद करते हैं। इसलिए अब बलूचिस्तान में लगी आग को दबाना पाकिस्तान के लिए आसान नहीं है। बस हैरानी की बात इतनी है कि बलूचिस्तान में ट्रेन अगवा हुई और पाकिस्तानी हुकूमत ने अब तक इसका इल्जाम भारत पर नहीं लगाया।
अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। अब से थोड़ी देर पहले मोदी ने मॉरिशस की धरती पर प्रभु राम की बात की, रामचरितमानस की बात की, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का जिक्र किया, महाकुंभ में मॉरिशस के लोगों के शामिल होने की बात की। मोदी ने कहा कि जो लोग महाकुंभ में नहीं पहुंच पाए उनके लिए वो महाकुंभ का त्रिवेणी गंगाजल लेकर आए हैं। इससे पहले मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम ने मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने का ऐलान किया। ये सम्मान अब तक नेल्सन मंडेला समेत कुल 25 लोगों को दिया गया है। नवीन राम गुलाम ने कहा कि मोदी ने जिस तरह पहले गुजरात के विकास को पंख लगाए और अब भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी दे रहे हैं, उसकी तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि उनके पूर्वज भी भारत से आए थे। मॉरिशस में 70% से ज्यादा लोग भारतीय मूल के हैं। भारतीयों ने मॉरिशस की आजादी की लड़ाई लड़ी है। अब भारतीयों की 7वीं पीढ़ी मॉरिशस के विकास में जुटी हुई है। भारत और मॉरिशस का रिश्ता खून पसीने का रिश्ता है, इसलिए मोदी को मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान देने में उन्हें खुशी हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी नवीन राम गुलाम और उनकी वाइफ को OCI कार्ड दिया और इसके बाद मोदी ने भोजपुरी अंदाज में लोगों से बात की, मॉरिशस के साथ भारत के रिश्ते का जिक्र किया। और रहने में कई सुविधाएं प्रदान करता है, नमस्ते। की मानियर मोरिस, आप लोग ठीक हो जाना। आज हमके मॉरिशस के धरती पर आप लोगन के बीच आके बहुत खुशी होत बात है। हम आप सबके प्रणाम करत है। मोदी ने कहा कि मॉरिशस का भारत के साथ रिश्ता पार्टनर का नहीं, परिवार का है। असल में 200 साल पहले अंग्रेज भारतीय गुलामों को मजदूरी के लिए मॉरिशस ले गए थे। उस वक्त कुछ लोग रामचरितमानस अपने साथ ले गए। मोदी ने आज मॉरिशस के लोगों को भरोसा दिलाया और याद दिलाया कि रामचरितमानस ही उस वक्त भारत से लाए गए लोगों का संबल बनी। प्रभु राम ही भारतीयों के तारणहार बने। इसके बाद मोदी ने राम मंदिर का जिक्र किया। प्राण प्रतिष्ठा के दिन मॉरिशस सरकार ने आधे दिन की छुट्टी का ऐलान किया था, इसके लिए धन्यवाद दिया। फिर कुछ दिन पहले खत्म हुए महाकुंभ की बात की। मोदी ने कहा मॉरिशस से भी लोग महाकुंभ में स्नान करने के लिए प्रयागराज गए थे, लेकिन जो लोग नहीं पहुंच पाए उनके लिए वो प्रयागराज से गंगा जल लेकर आए हैं। मैं जानता हूं कि मॉरिशस के अनेक परिवार अभी अभी महाकुंभ में भी होकर आए हैं। दुनिया को आश्चर्य हो रहा है। मानव इतिहास का, विश्व का यह सबसे बड़ा समागम था। 65-66 करोड़ लोग और उसमें मॉरिशस के लोग भी आए थे। लेकिन मुझे यह भी पता है कि मॉरिशस के मेरे अनेक परिवारजन चाहते हुए भी एकता के इस महाकुंभ में नहीं आ पाए। मुझे आपकी भावनाओं का ध्यान है, इसलिए मैं आपके लिए पवित्र संगम का और महाकुंभ के उसी समय का पवित्र जल साथ लेकर आया हूं।
इस पवित्र जल को कल यहां गंगा तालाब को अर्पित किया जाएगा। और देखिए कैसा सुखद संयोग है। आज से 50 साल पहले भी गोमुख से गंगा जल यहां लाया गया था और उसे गंगा तालाब में अर्पित किया था। अब कुछ ऐसा ही कल फिर से होने जा रहा है। मेरी प्रार्थना है कि गंगा मैया के आशीर्वाद से, महाकुंभ के इस प्रसाद से मॉरिशस समृद्धि की नई ऊंचाइयों को छुए। पोर्ट लुई में नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस और बिहार के ऐतिहासिक संबंधों का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मॉरिशस के लोगों का बिहार से बहुत पुराना सांस्कृतिक संबंध रहा है और वो इस विरासत को, बिहार की इकोनॉमी और वहां की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, पूरी भोजपुरी बेल्ट के साथ बिहार के साथ आपका भावुक संबंध भी मैं समझता हूं। पूर्वांचल के सांसद होने के नाते हम जननी कि बिहार के सामर्थ्य कितना ज्यादा बा। एक समय रहे जब बिहार दुनिया का समृद्धि के केंद्र रहल। अब हम मिलके बिहार के गौरव फिर से वापस लाए के काम करत है जा। साथियों, दुनिया के अनेक हिस्से जब पढ़ाई लिखाई से कोसों दूर थे, तब नालंदा जैसा विद्या का तीर्थ ग्लोबल इंस्टीट्यूट भारत में था, बिहार में था। हमारी सरकार ने फिर से नालंदा यूनिवर्सिटी को और नालंदा स्पिरिट को रिवाइव किया है। भगवान बुद्ध के संदेश आज दुनिया को विश्व शांति के लिए प्रेरित करते हैं। अपनी इस विरासत को भी हम भारत में, पूरी दुनिया में सशक्त कर रहे हैं। बिहार का मखाना ये आज भारत में बहुत चर्चा में है। आप देखेंगे कि वो दिन दूर नहीं, बिहार का ये मखाना दुनिया भर में स्नैक्स मेन्यू का हिस्सा होगा। हम जानीला कि हिया मखाना के कितना पसंद करल लाजा। हमके भी मखाना बहुत पसंद बा। साथियों, आज भारत मॉरिशस के साथ अपने पुराने संबंधों को नई पीढ़ी के लिए संजो रहा है। जैसा मैंने आपको बताया कि मॉरिशस की आबादी में 70% लोग इंडियन ओरिजिन के हैं। इनमें से भी आधे से ज्यादा लोग, 50% लोग ऐसे हैं जिनके पूर्वज बिहार और पूर्वांचल से मॉरिशस गए थे। ये लोग आज भी भोजपुरी में बात करते हैं। नरेंद्र मोदी ने इसी सेंटिमेंट को जागृत करने के लिए अपने भाषण की शुरुआत भोजपुरी में की। बीच बीच में कई बार भोजपुरी बोले। इसके बाद बिहार के साथ मॉरिशस के रिश्तों को याद किया, नालंदा विश्वविद्यालय की बात की, बिहार के गौरव की बात की। अब बिहार में चुनाव होने वाले हैं। विरोधी दलों के नेता कहेंगे कि मोदी ने मॉरिशस से बिहार का इलेक्शन कैंपेन लॉन्च कर दिया।
लेकिन ये बात सच है, इस तरह के आइडियाज में, इस तरह की प्लानिंग में नरेंद्र मोदी का कोई मुकाबला नहीं। मोदी मौके पर चौका मारना जानते हैं। आज दिल्ली में ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने इफ्तार का आयोजन किया। पर्सनल लॉ बोर्ड की इफ्तार पार्टी में सभी पार्टियों के नेताओं को दावत दी गई थी। हालांकि मामला मजहबी था, लेकिन मकसद सियासी था। इफ्तार पार्टी के जरिए पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट हासिल करना चाहता है। पर्सनल लॉ बोर्ड की इस इफ्तार पार्टी में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, सीपीआई, शरद पवार के एनसीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेताओं ने शिरकत की। इससे पहले आज दिन में पर्सनल लॉ बोर्ड के नेताओं ने ऐलान कर दिया कि वक्फ प्रॉपर्टी मुसलमानों के लिए मजहबी मसला है। केंद्र सरकार की नीयत ठीक नहीं है। वक्फ प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के मकसद से ये बिल लाया जा रहा है, इसलिए इसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश भर के मुसलमान 17 मार्च को इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। दिल्ली में जंतर मंतर पर बड़ा धरना होगा। गैर एनडीए दलों के नेताओं को इस धरने में शामिल होने का न्योता भेजा गया है। नोट करने वाली बात है कि पर्सनल लॉ बोर्ड के नेताओं ने आज की इफ्तार पार्टी में एनडीए में शामिल जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी को न्योता दिया था, लेकिन 17 मार्च के धरने में इन दो पार्टियों को नहीं बुलाया गया है। मुस्लिम बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा कि वक्फ प्रॉपर्टी बिल के मुद्दे पर सारी सेक्युलर पार्टियां उनके साथ हैं और उन्हें उम्मीद है कि एनडीए में शामिल जेडीयू, एलजेपी और टीडीपी उनका साथ देंगी। ये गवर्नमेंट अगर पूरे देश के अंदर शांति पैदा करना चाहती है, हिंदू मुस्लिम का मसला खड़ा करना चाहती है, तो ये क्या देश के हित में है? तो हमने ये अपनी बात को कम्युनिकेट करने के लिए, हुकूमत तक अपनी बात पहुंचाने के लिए जितने रास्ते अवेलेबल थे सबका इस्तेमाल किया। अब आखिरी चारा-ए-कार के तौर पर हमने ये फैसला किया कि हम 17 तारीख को जंतर मंतर पे धरना करें। हो सकता है कि शायद बर्फ पिघले और हुकूमत को समझ में आ जाए कि ये एक बहुत ही खतरनाक खेल को खेलने जा रहे हैं। हम समझते हैं कि ये एक पूरी कम्युनिटी पे अटैक है। बीजेपी का तो जो तरीका है वो आप जानते हैं कि किस तरह से समाज को बांटकर वोट हासिल करने की कोशिश की जाती है, घृणा पैदा की जाती है, नफरत पैदा की जाती है, कम्युनल टेंशन पैदा किए जाते हैं। लेकिन कम से कम हम ये महसूस करते हैं कि जो अलाइज पार्टीज हैं, बीजेपी की जनता दल यू है और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, रामविलास पासवान की पार्टी है, आरएलडी है, कम से कम ये पार्टियां जो अपने आप को सेकुलर पार्टियां कहती हैं, ये पार्टियां कम से कम इस डिविजिव एजेंडे को सपोर्ट नहीं करती। पर्सनल लॉ बोर्ड के एक और लीडर फजल रहीम ने कहा कि सरकार ने वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट में सुधार का बिल ड्राफ्ट करने से पहले किसी से बात नहीं की, मुसलमानों को भरोसे में नहीं लिया, फिर जेपीसी में भी मुसलमानों की बात नहीं सुनी गई। सेक्युलर पार्टीज के नेताओं ने जो आपत्तियां दर्ज कराई उन्हें खारिज कर दिया गया। इससे साफ है कि सरकार मनमानी करना चाहती है। मुसलमान ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। फजल रहीम ने कहा कि अब मुसलमानों के पास अपने हक की हिफाजत के लिए आंदोलन का ही रास्ता बचा है। अब जो होगा उसके लिए सरकार ही जिम्मेदार होगी। हम ये चाहते हैं हुकूमत से, और बहुत एहतराम से ये बात कहना चाहते हैं कि यकीनन इक़्तिदार आपके हाथ में, डिसीजन आपके हाथ में, लेकिन आपने पूरा प्रोसेस को एक एंटी मुस्लिम एनवायरनमेंट क्रिएट करके और बेचारे भोले भाले हिंदुओं को भी ये बात समझा दी है कि ये देश के हित में है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ हमारे हिंदू भाइयों से कि ये देश के हित में नहीं है ये अमेंडमेंट, बल्कि देश के खिलाफ है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हम उसकी 42 जो अमेंडमेंट है उनकी मुखालिफत करते हैं, और कोई भी इसमें एक दफा ऐसे नहीं है जो हमारे लिए एक्सेप्टेबल हो। ऐसा लगता है कि और ये हुकूमत ये चाहती है कि पूरी अशांति फैल जाए पूरे देश में, और हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क में शांति बरकरार है। इसलिए हुकूमत से ये साफ साफ ये बात कहना चाहते हैं कि वो अपना जो रवैया है उसको तब्दील करें और इस बिल को वापस ले लें। यही हमारी डिमांड है। पर्सनल लॉ बोर्ड के नेताओं ने कानूनी बात की, लेकिन शिया मौलाना कल्बे जब्बार ने अलग रुख अख्तियार किया। कल्बे जब्बार ने कहा कि वक्फ की प्रॉपर्टीज पब्लिक प्रॉपर्टी हैं,
अगर सरकार मुसलमानों की पब्लिक प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहती है तो फिर सरकार को मंदिर की संपत्ति भी अपने अंडर ले लेनी चाहिए। कल्बे जवाद ने मुस्कुराकर कहा कि हिंदू मंदिरों में हजारों टन सोना है, सरकार मंदिरों का सोना गरीबों में दान कर दे, इससे हिंदू गरीब भी मालामाल हो जाएंगे। जीपीसी धोखा है, हमको मालूम था धोखा देने के लिए बनाई गई है। दूसरी चीज ये है कि जो कहा जाता है कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी इतनी बड़ी, तो वक्फ बोर्ड की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, सब पब्लिक ने दी प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम पर। उसको वक्फ बोर्ड जो है चौकीदार खाली है, सिर्फ उसका हिफाजत करने वाला। दूसरी चीज ये है कि आप कहते हैं वहां के जो मिनिस्टर तो ने कहा अरे गरीबों की मदद की जाएगी, गवर्नमेंट के अंडर में आ गया तो गरीबों की मदद होगी। तो मैं कहता हूँ कि उसके वक्फ बोर्ड के मुकाबले में 1000 गुना ज्यादा प्रॉपर्टी जो है वो मंदिरों की है, और 1000 टन सोना जो है मंदिरों के अंदर छुपा हुआ है, उसको आप निकालिए और हिंदू जो निर्धन उनको बांटी, मुसलमानों को ना दीजिए, हिंदू गरीबों को दीजिए, सारे निर्धन हिंदू जो है धनवान हो जाएंगे। महमूद गजनवी जो काबुल से आया था वो एक मंदिर लूटने आया था, सोमनाथ, एक मंदिर। इसका मतलब है एक मंदिर में इतना सोना था कि काबुल का बादशाह उसे लूटने आ रहा है। इससे अंदाजा कीजिए मंदिरों में कितना सोना और कितनी दौलत है, ये गरीबों में बांटिए। हिंदू कहेंगे भाई हमने दे रखा है, उसमें क्या? ये भी वक्फ बोर्ड तो हमने दे रखा है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, इस पर आप कब्जा कर रहे हैं, उस पर कोई कब्जा नहीं कर रहे हैं। ये सारी बातें सुनकर लगता है कि जैसे आज इफ्तार का मौका मजहबी था पर मकसद सियासी था, उसी तरह वक्फ प्रॉपर्टीज तो बहाना है, असल में मोदी सरकार निशाना है। इसीलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लीडरान चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से सपोर्ट मांग रहे हैं, सेक्युलरिज्म के नाम पर बीजेपी के सहयोगी दलों को धमका रहे हैं। आज तो शाहीन बाग तक की तरह धरना देने की बात भी हुई। किसान आंदोलन की तर्ज पर सरकार को झुकाने की मंशा भी जाहिर कर दी गई। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का हक है, हमारा संविधान सबको प्रोटेस्ट करने का अधिकार भी देता है, पर कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना हो तो ये बदमज़ी होती है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को इससे बचना चाहिए। आज हिंदू मुस्लिम का विवाद महाराष्ट्र में भी हुआ। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार लाउड स्पीकर्स के मिसयूज को रोकेगी, साउंड पॉल्यूशन करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। क्योंकि रमजान का महीना चल रहा है, मस्जिदों पर लाउड स्पीकर्स के जरिए अजान होती है, इसलिए फडणवीस के इस बयान को मुसलमानों के खिलाफ मानकर विरोधी दलों के नेताओं ने फडणवीस पर हमला किया। असल में हाई कोर्ट ने सरकार को साउंड पॉल्यूशन के खिलाफ एक्शन लेने का आदेश दिया है। इसके लिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इसी मुद्दे पर विधानसभा में बीजेपी विधायक अतुल भतकलकर ने सरकार से सवाल पूछा। जवाब में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार हाई कोर्ट के आदेश को सख्ती से लागू करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंदिर हो, मस्जिद हो या कोई प्रोग्राम, लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। लाउड स्पीकर का साउंड लेवल तय होता है, जो भी इन नियमों को उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। माननीय उच्च न्यायालय मुंबई यांच्या दिनांक 23/1/2025 च्या आदेशान्वये ध्वनी प्रदूषण करणाऱ्या माननीय उच्च न्यायालय ने 23 जनवरी 2025 के आदेश में ध्वनि प्रदूषण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है। कोर्ट ने जो निर्देश हमें दिए हैं, सरकार उसके तहत कार्रवाई करेगी। हमारा जो मुंबई पुलिस अधिनियम है उसके मुताबिक जुर्माना भी लगाया जाएगा। अगर जुर्माना नहीं भरा तो उसे भी वसूल किया जाएगा। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हम ये देखेंगे कि लाउड स्पीकर के लिए परमिशन ली गई है या नहीं। अगर परमिशन लेने के बाद नियमों का उल्लंघन हो रहा है तो परमिशन रद्द की जाएगी और फिर उन्हें दोबारा लाउड स्पीकर नहीं लगाने दिया जाएगा। इस आदेश को हम अमल में लाएंगे। इसके लिए इलाके के पुलिस इंस्पेक्टर को जिम्मेदारी दी जाएगी। देवेंद्र फडणवीस ने यह नहीं कहा कि मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर उतारे जाएंगे, लेकिन विपक्ष ने फडणवीस के बयान को मुसलमानों के खिलाफ बताया। आदित्य ठाकरे ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों में बीजेपी की सरकार है। अगर कोई नियम लागू करना है तो उसे करें, अगर नियम लागू नहीं हो रहे तो यह सरकार का फेलियर है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि यह सरकार सिर्फ नफरत फैलाना जानती है, लोगों को लड़ाना चाहती है, इसीलिए इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं।
पिछले 10 साल से 11 साल से केंद्र में सरकार भाजपा की है, यहाँ भी सरकार भाजपा की है, सवाल भाजपा के ही लोग उठाते हैं, जवाब भाजपा के ही नेता देते हैं। तो ये क्या सेटिंग में चल रहा है? बांग्लादेशों पे सवाल कौन उठाता है? भाजपा के ही लोग उठाते हैं, लेकिन उसी बांग्लादेश की टीम को यहाँ बुला के खेलते हैं। पाकिस्तान का केक कौन खाने जाता है? नवाज शरीफ का केक कौन खाने जाता है? भाजपा के ही नेता जाते हैं, फिर भी उन्हें पे वो बोलते हैं। आप ही का प्रशासन है, आप ही का शासन है, आप ही की सरकार है, कार्रवाई करके दिखाइए। और जो भी कानून से कार्रवाई करनी जरूरी है कीजिए ना। कौन किसने रोका है 11 साल में? लेकिन आपको सिर्फ दंगे निर्माण करने। मेरा तो यही कहना है कि अभी तक अगर आपने कार्रवाई न की हो और आप ही के अगर कार्यकर्ता बोल रहे हो कि आपने किया नहीं है, तो ये किसी और का नहीं, भाजपा के नेताओं का फेलियर है। आदित्य ठाकरे को जवाब दिया महाराष्ट्र सरकार में मंत्री शिवेंद्र राजे भोसले ने। उन्होंने कहा कि विपक्ष को हर मुद्दे पर राजनीति करने की जरूरत नहीं है। फडणवीस ने सिर्फ लाउड स्पीकर्स के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। साउंड पॉल्यूशन से हिंदू भी परेशान होते हैं और मुसलमान भी, इसलिए हर चीज को राजनीतिक चश्मे से देखना गलत होगा। उन्होंने सब धार्मिक स्थलों का कहा है, उन्होंने मुस्लिम धार्मिक स्थल या मस्जिद ऐसा नहीं कहा। सब जो धार्मिक स्थल जहाँ पे माइक का और स्पीकर का यूज होता है, उनको सुप्रीम कोर्ट ने भी जो आदेश दिए वो सबके लिए दिए। नॉइस पोल्यूशन के मैं सबको वो प्रॉब्लम होता है, और वो जो है सबका एक ये कोई किसी एक दूसरे एक क्या बोलते हैं जाति के लिए धर्म के लिए नहीं है, और वही करने सीएम साहब ने भी वही बोला। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि इस मुद्दे पर महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नाना पटोले ने देवेंद्र फडणवीस को सपोर्ट किया। नाना पटोले ने कहा कि फडणवीस ने सदन में जो कुछ बोला उसमें कहीं ये बात नहीं है कि कार्रवाई सिर्फ मस्जिदों पर होगी, लेकिन उनकी पार्टी के नेता अपनी तरफ से इस बात को इस तरह से पेश कर रहे हैं, लोगों के बीच झगड़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये गलत है। तो मुख्यमंत्री का जवाब मैं सुन रहा था। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी बड़े आवाज में स्पीकर चलते हैं ऐसे स्पीकरों के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। आखिरी माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें निर्देश है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कोई एक धर्म के बारे में नहीं कहा है, उन्हें सभी को हिदायत दी है। तो मुझे लगता है कि इसको एक धर्म के साथ ना जोड़ा जाए। ये कोई भी है कि जो हमारे कानून है, हमारे नियम है, उसके आधार पर सबने इस तरह का स्पीकर का आवाज़ करना चाहिए। इसमें किसी का दुमत नहीं होने का कारण है। लेकिन जिस तरह से इसको एक तरफा लिया जा रहा है कि मुस्लिमों के ही मस्जिदों के स्पीकर बंद किए जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये किसी के नहीं है, ये सत्ता के लोग हैं और सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हिंदू मुसलमानों का आपस में खून भी बहा सकते हैं। ऐसे लोग सत्ता में बैठे हैं और उसी का परिणाम है कि महाराष्ट्र में आज लोगों में आपस में तनाव है। ये बात सही है कि देवेंद्र फडणवीस ने सिर्फ कोर्ट के आदेश का पालन करने की बात कही, सिर्फ मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की बात नहीं की थी। लेकिन उद्धव ठाकरे की सरकार के वक्त लाउडस्पीकर का मुद्दा बड़ा इशू बन गया था, इसलिए महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने आज इस मुद्दे पर फडणवीस को घेरने की कोशिश की। लेकिन महाराष्ट्र में सिर्फ लाउडस्पीकर इशू नहीं है, आज हलाल के मुद्दे पर भी खूब सियासी बयानबाजी हुई। असल में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतेश राणे ने कल झटका मीट का एक ऐप लॉन्च किया। इस ऐप के जरिए हिंदुओं को झटके का सर्टिफाइड मटन मिलेगा। इस ऐप को नाम दिया गया है मल्हार सर्टिफिकेशन। नीतेश राणे ने कहा, आजकल मटन की ज्यादातर दुकानें मुसलमानों की हैं, हर जगह हलाल मीट मिलता है, मजबूरी में हिंदुओं को हलाल मीट खाना पड़ता है। नीतेश राणे ने कहा कि नए ऐप के जरिए हिंदुओं को उनकी पसंद का मांस मिलेगा। मांस काटने वाला और बेचने वाला व्यक्ति भी हिंदू होगा, इसमें किसी तरह की मिलावट नहीं होगी। नीतेश राणे ने हिंदुओं से अपील की कि वो मल्हार सर्टिफिकेशन वाला मीट ही खरीदें, मुसलमानों से मीट ना खरीदें। महाराष्ट्रातल्या हिंदू समाजासाठी एक अतिशय महाराष्ट्र में हिंदू समाज के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मल्हार सर्टिफिकेशन.com ने मल्हार झटका मटन सर्टिफिकेशन की शुरुआत की है। ये एक नया विजन है
जो हिंदुओं के लिए शुरू किया गया है। मल्हार सर्टिफिकेशन के जरिए हिंदू समाज को शुद्ध मीट मिलेगा। इस दुकान में मटन बेचने वाले भी हिंदू होंगे। ये हिंदू समाज के लिए है जहां 100% हिंदुओं का वर्चस्व होगा। थूक के कई उदाहरण हमें देखने को मिले हैं, लेकिन इस मीट में ऐसा कुछ नहीं होगा। इस सर्टिफिकेशन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। जिसको मल्हार सर्टिफिकेट ना मिला हो, हिंदू वहां से मीट ना खरीदें। मैं ऐसी अपील करता हूं। पूर्ण प्रयत्नाला इसके बाद अमीन पटेल, रईस शेख, असलम शेख जैसे तमाम नेताओं ने नीतीश राणे को कोसा, उनके खिलाफ एक्शन की मांग की। लेकिन कांग्रेस नेता विजय वटेटीदार ने सबसे इंटरेस्टिंग बात कही। विजय वटेटीदार ने कहा कि अब देवेंद्र फडणवीस को नीतीश राणे का राज तिलक करके उन्हें हिंदुओं का मसीहा बना देना चाहिए। अब वो कौन खाए इसमें भी नीतीश राणे बोलते हैं, तो मेरे ख्याल से तो सीएम को हटाकर उनको दे देना चाहिए, मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। एक और उनको बोल देना चाहिए कि तू उसको घोषित हिंदुओं का सम्राट करके उसको पदवी देकर कोई एक पहाड़ ये देकर पुराना किला देकर उसका राज्याभिषेक कर देना चाहिए कि हिंदू सम्राट तू ही है। अभी तो यही काम उसके हाथ में बचा है, अभी दूसरा काम नहीं बचा है। इस मुद्दे पर अजीत पवार की पार्टी नीतीश राणे के खिलाफ है। एनसीपी के विधायक अमोल मितकारी ने कहा, किसी को क्या खाना चाहिए क्या नहीं, ये तय करने का हक न किसी सरकार के पास है न किसी मंत्री को। नीतीश राणे को अपने काम पर फोकस करना चाहिए। भारत एक ऐसा देश है जिसमें बाबा साहब आम्बेडकर जी ने इस देश को संविधान दिया और सबको फंडामेंटल राइट्स दिए। किसको क्या खाना है वो खुद ठहराएगा। महाराष्ट्र ये नहीं चाहता कि किसका मटन खाया जाए। नीतीश राणे जी का वो वैयक्तिक स्टेटमेंट है, मैं उस स्टेटमेंट से सहमत नहीं हूँ। लेकिन मुझे ये लगता है कि ऐसा कोई परिपत्रक वगैरह जीआर वगैरह शासन नहीं करेगी। सरकार जो भी आई तो खाली हिंदुत्व की सरकार नहीं हो सकती ना ये। तो इस तरीके से वो बयान करेंगे तो मैं चाहता हूँ कि उन्होंने थोड़ा इस ऐसा बयान करते वक्त एक बार सोच समझ के बयान करना चाहिए। मुझे लगता है कि नीतीश राणे रोज चुन चुन कर ऐसी बातें कहते हैं जो मुस्लिम समाज को चुभती हैं, जो समाज को बांटने का काम करती हैं। वो जानबूझकर ऐसे विवाद खड़े करते हैं जिससे नीतीश राणे की छवि कट्टरपंथी हिंदू नेता की बने। लेकिन आजकल सब ऐसी बातों को समझते हैं। उनकी इस बांटने वाली भावना को लोग पहचान गए हैं और अगर वो इसी तरह करते रहे तो उनकी बातों का असर खत्म हो जाएगा। हमारे देश में सबको अपनी अपनी पसंद का खाने का, अपनी पसंद का पहनने की पूरी आज़ादी है और यह आज़ादी संविधान ने दी है, इस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। औरंगजेब को हीरो बताकर कंट्रोवर्सी में फंसे समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने आज कवर अप करने की कोशिश की। अबू आजमी ने छत्रपति संभाजी महाराज की शान में कसीदे काढ़े। असल में आज छत्रपति संभाजी महाराज की पुण्यतिथि है। इस मौके पर अबू आजमी ने संभाजी महाराज को पराक्रमी योद्धा और धर्मवीर बताया, लेकिन विवाद को शांत करने की अबू आजमी की कोशिश कामयाब नहीं हुई। उद्धव की शिवसेना ने कहा कि अबू आजमी अब कुछ भी कहें, लेकिन औरंगजेब को महान बताने को महाराष्ट्र बर्दाश्त नहीं करेगा। हालांकि इस मामले में आज अबू आजमी को कोर्ट से थोड़ी राहत मिली। कोर्ट ने उन्हें एंटीसिपेटरी बेल दे दी। छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री शिवेंद्र राजे भोसले ने कहा कि संभाजी को श्रद्धांजलि देकर अबू आजमी ने सिर्फ दिखावा किया। अगर उनके मन में संभाजी महाराज के लिए सम्मान होता तो कभी औरंगजेब की तारीफ न करते। पहले ही स्टेटमेंट ऐसे वादग्रस्त करने की जरूरत ही नहीं थी। वो भी पॉलिटिक्स में इतने सीनियर लीडर है सपा के, उनको थोड़ा ये होना चाहिए कि भाई ये स्टेटमेंट से ऐसे कुछ बोलेंगे तो पूरा यानी क्या बोलते हैं सोशल फैब्रिक जो बोलते हैं स्टेट का वो पूरा हिल जाएगा। उसके ऊपर रिएक्शन आने के बाद उसके बाद वो औरंगजेब की कब्र हटा देने का अभी मांग चल रही है। ये सब आने के बाद अभी वापस से ये करना कि संभाजी महाराज को जो ट्वीट किया है रिस्पेक्ट है, उनका आदर करते, तो ये अभी ये तो कवर अप करने का ये इसमें ये बाकी का कुछ इसमें मुझे नहीं लगता कि उनको कुछ प्यार यानी उनमें ये हो गया है या कुछ है। ये सब अभी कवर अप करने का उनका स्टैंड पॉलिटिकल ये स्टैंड है और पॉलिटिकल मूव है ये।
अब वो आदमी को ये एहसास तो हो गया था कि उन्होंने औरंगजेब की तारीफ करके गलती कर दी। अब संभाजी महाराज को पराक्रमी बताकर उन्होंने ये कन्वे किया कि उन्हें पश्चाताप भी है। वैसे तो इतने पर बात खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब ये बात बहुत दूर तक गई है। ये बात औरंगजेब की कब्र को हटाने तक जा पहुंची है। ये मामला इतनी आसानी से शांत नहीं होगा, क्योंकि इससे महाराष्ट्र के लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर आज एक बार फिर पार्लियामेंट के दोनों सदनों में हंगामा हुआ। लोकसभा और राज्यसभा में डीएमके के सांसदों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर तमिलनाडु के लोगों की अपमान का आरोप लगाया। धर्मेंद्र प्रधान ने के खिलाफ प्रिविलेज मोशन दिया, उनसे माफी की डिमांड की। आज डीएमके के कई सांसद विरोध प्रदर्शन करने के लिए काली यूनिफॉर्म में आए थे। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले सांसद परिसर में धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। इसके बाद डीएमके के सांसदों ने दोनों सदनों में हंगामा किया। डीएमके का कहना है कि केंद्र सरकार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करने के लिए तमिलनाडु सरकार को ब्लैकमेल कर रही है। तमिलनाडु का फंड रोका जा रहा है। डीएमके नेता कनिमोरी ने कहा कि तमिलनाडु 3 लैंग्वेज पॉलिसी को कभी नहीं मानेगा और धर्मेंद्र प्रधान को तमिलनाडु के लोगों के आसपास के अपमान के लिए माफी मांगनी होगी। Union government is withholding the money which has to be given to Tamil Nadu, saying that we have to sign the 3 language policy and the national education policy. They are ruining the future of the children of Tamil Nadu. They have education is in the concurrent list, and they have no right to withhold the funds which has to come to the children of Tamil Nadu. He responded, in a very abusive way, saying that we are dishonest, and he was calling the chief minister as super CM. He said that Tamil Nadu people and our MPs are uncivilized. This is not what we expect a union minister. This is not the language we expect him to be speaking, and this is totally undemocratic. We demand an apology. आज इस मुद्दे पर कांग्रेस और एमडीएमके के अलावा तृणमूल कांग्रेस समेत दूसरे विरोधी दलों ने भी डीएमके को सपोर्ट किया। कार्ति चिदंबरम ने कहा कि तमिलनाडु के लोग अपना भला बुरा खूब समझते हैं। केंद्र सरकार तमिलनाडु पर अपनी इच्छा थोपने की कोशिश क्यों कर रही है? धर्मेंद्र प्रधान का रवैया ठीक नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के नेता कल्याण बनर्जी ने भी कहा कि शिक्षा मंत्री ने जिस तरह की भाषा बोली वो काबिले बर्दाश्त नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान को तो मंत्री पद से हटा देना चाहिए। He has downgraded the peoples of the Tamil Nadu by using the expression, and I also say that either he should seek apology in the house itself, otherwise he should be removed. He should be removed as a minister from the cabinet. The Honorable Prime Minister must hear that what your ministers are doing. You can't just loss aside every fact. You have to hear what your ministers are doing. Ministers are expressing their words. Their body language, their words in the parliaments are highly deprecable. हालांकि धर्मेंद्र प्रधान ने इस मुद्दे पर कल ही सरकार का रुख स्पष्ट कर दिया था, इसलिए आज वो इस मुद्दे पर कैमरे के सामने तो कुछ नहीं बोले, लेकिन उन्होंने ट्वीट करके स्टालिन पर भाषा के मुद्दे पर राजनीति करने का इल्जाम लगाया। लेकिन कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डीएमके के नेताओं को करारा जवाब दिया, क्योंकि डीएमके सांसदों ने आज कृषि मंत्रालय पर भी तमिलनाडु के साथ भेदभाव का आरोप लगाया था। लोकसभा में डीएमके के सांसदों ने कहा कि तमिलनाडु के किसानों को कृषि मंत्रालय की योजनाओं का फायदा नहीं दिया जा रहा, शरणार्थियों की लिस्ट से किसानों के नाम हटाए जा रहे हैं। इस आरोप पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि तमिलनाडु की सरकार किसानों की वेरीफाइड लिस्ट केंद्र सरकार को भेजे। 24 घंटों के भीतर किसानों के नाम लाभार्थियों की लिस्ट में जोड़े जाएंगे। शिवराज ने कहा कि वो तो खुद 2 बार तमिलनाडु गए, लेकिन वहां मंत्रियों ने उनकी मीटिंग में आना तक जरूरी नहीं समझा, इसलिए
केंद्र सरकार को कसूरवार ठहराना ठीक नहीं होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो स्वयं 2 बार तमिलनाडु गया। एक बार मैं तमिलनाडु गया कृषि विभाग के कामों से और एक बार गया मैं रूरल डेवलपमेंट के लिए। अब मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन दोनों बार ना तो वहां के रूरल डेवलपमेंट मंत्री मेरी बैठक में आए, ना वहां के कृषि मंत्री वहां की बैठक में आए। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि केंद्र सरकार प्रतिबद्ध लाभ देने के लिए, अभी मनरेगा की बात हुई थी तब भी 7,000 करोड़ 7,600 करोड़ रुपए तमिलनाडु को दिए गए, आज तक के सबसे ज्यादा। हमने कोई कोताही नहीं। और वैसे ही अगर कृषि विभाग के मामले में कोई नाम शेष है तो वहां के कृषि मंत्री आए या मुझे आप बुला लें, मैं खुद तमिलनाडु चला आऊंगा। हम तमिलनाडु की महान जनता को प्रणाम करते हैं, तमिल संस्कृति को प्रणाम करते हैं, तमिल भाषा को प्रणाम करते हैं। हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल, कोई भेद नहीं होगा। हम तमिलनाडु की जनता की, किसानों की विनम्रता से सेवा करेंगे। लोकसभा में तो शिवराज सिंह चौहान ने डीएमके के नेताओं का आईना दिखा दिया, लेकिन इसी मुद्दे पर मल्लिकार्जुन खड़गे को माफी क्यों मांगनी पड़ी, ये मैं आपको दिखाऊंगा एक ब्रेक के बाद। आज राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को थोड़ी एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ा। असल में डीएमके के सांसद राज्यसभा में भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। खड़गे ने भी डीएमके को सपोर्ट किया था, लेकिन सपोर्ट करते करते मल्लिकार्जुन खड़गे के मुंह से ऐसे शब्द निकल गए जो सदन की गरिमा के खिलाफ थे। सदन के नेता जेपी नड्डा ने इसका विरोध किया और आखिरकार खड़गे को माफी मांगनी पड़ी। सुबह में एजुकेशन मिनिस्टर आए नहीं थे। प्लीज सुनिए बोलने दीजिए, विषय पे हम लोग साहब जी क्या डिक्टेटरशिप हो गया। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ को अनुरोध कर रहा हूँ, माननीय दिग्विजय जी को बोलना है। नहीं मेरा बोलना है, हम बोलने के लिए तैयार भी किए हैं और आपको क्या क्या ठोकना है ठीक से ठोकेंगे। लेकिन सर आप बहस आपस में करेंगे। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप बातचीत में आप बड़े अनुभवी हैं, आपसे लोग सीखेंगे। उनको ठोकेंगे, सरकार को ठोकेंगे। बहुत ही दुख की बात है कि आपने अभी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, जो इतने तजुर्बेकार, लंबे समय तक जिन्होंने संसदीय कार्य के रूप में प्रदेश में भी और पार्लियामेंट में भी, लोकसभा में भी और राज्यसभा में जिन्होंने नेतृत्व भी किया और सदस्य के रूप में भी काम किया, अभी जो उन्होंने भाषा का उपयोग किया और चेयर पर एक्सपर्शन किया है, यह अति निंदनीय है, अति निंदनीय है। दिस इज कंडेमनेबल, दिस इज टू बी कंडेम्ड बाय वन एंड ऑल, इंक्लूडिंग द एलओपी। ही शुड कंडेम एंड ही शुड अपोलोजाइज। सर मैं माफी चाहता हूं, मैं कभी आपके लिए नहीं बोला, मैं सरकार के पॉलिसी को हम ठोकेंगे ये कहा। माफ करना, अगर आपको मेरे बातों से अगर ठोस लगी है तो मैं आपसे माफी मांगता हूं, मैं सरकार से नहीं। अरे सुनो, बार बार क्या पुकारते। अच्छा है कि माननीय विपक्ष के नेता सम्माननीय खड़गे जी ने अपने वक्तव्य को, उन्होंने चेयर से माफी मांगी है। ये उनका एक सांसद के रूप में और एक वरिष्ठ नेता के रूप में ये जेस्चर जो है ये सराहनीय है। लेकिन उन्होंने जो सरकार के बारे में भी जो शब्दावली बोली है वह भी निंदनीय है और वह भी कार्रवाई से एक्सपेंड होना चाहिए। ये सही है कि खड़गे साहब कभी गुस्से में तो कभी हिंदी में बोलने के चक्कर में उल्टा सीधा बोल जाते हैं, पर अच्छी बात है कि जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने माफ़ी भी मांग ली। जहाँ तक डीएमके का सवाल है, ये बिल्कुल क्लियर है कि वो हिंदी को और तमिल रेस्पेक्ट को तमिलनाडु में बड़ा इशू बनाना चाहते हैं, चुनाव में इमोशनल अपील पैदा करना चाहते हैं। आज शिवराज सिंह चौहान ने उनके इस गेम को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया। शिवराज सिंह चौहान ने चुने हुए शब्दों का इस्तेमाल किया और सेलेक्टेड इमोशन का इस्तेमाल किया। पर कोई कुछ भी कहता रहे,
डीएमके के नेता इस इशू को छोड़ना नहीं चाहते। वो इसमें झूठ और सच की परवाह नहीं कर रहे, मेरिट पर बात नहीं कर रहे। वो तो तमिलनाडु के लोग की संवेदनाओं को भड़काना चाहते हैं। चुनाव सामने है और वो इस इमोशन का फायदा उठाना चाहते हैं। आज म्यांमार और थाईलैंड में फंसे 540 भारतीयों की सुरक्षित देश वापसी हुई। इन लोगों को अच्छी सैलरी का वादा करके विदेश भेजा गया था, लेकिन म्यांमार और थाईलैंड जैसे मुल्कों में इन लोगों को हॉस्टेज बनाकर रखा गया। इनसे साइबर फ्रॉड करवाए गए। साइबर क्राइम में लगे गैंग्स ने म्यांमार और थाईलैंड में कॉल सेंटर्स बनाए हुए हैं। इन कॉल सेंटर्स के जरिए दुनिया भर के लोगों के साथ ठगी का धंधा होता है। इन कॉल सेंटर्स में दूसरे देशों से लाए गए लोगों से जबरदस्ती फोन कॉल्स करवाए जाते हैं। 1 महीने पहले इस तरह के गैंग के चक्कर में फंसे कुछ भारतीयों ने अपने वीडियो शेयर करके आप बीती सुनाई थी, भारत सरकार से मदद मांगी थी और इसके बाद विदेश मंत्रालय ने म्यांमार और थाईलैंड की सरकार के साथ संपर्क करके साइबर ठगी के धंधे में लगे गैंग्स के खिलाफ एक्शन लेने की शुरुआत की और इतनी बड़ी तादाद में इन गैंग्स के चक्कर में फंसे भारतीयों को मुक्त कराया गया। चूंकि इन भारतीय नागरिकों में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के भी तमाम लोग थे, इसलिए आज तेलंगाना बीजेपी के नेता और केंद्र सरकार में होम राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रिया कहा। बंडी संजय कुमार ने कहा कि ये बात एक बार फिर साबित हो गई है कि भारत सरकार अपने सभी नागरिकों की सुरक्षा को लेकर कमिटेड है। ऑफिशियल डेटा तो ये बताता है कि करीब 30,000 भारतीय नागरिक जो कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार और वियतनाम गए थे वो वापस नहीं लौटे। उनमें से करीब आधे लोग 20 से 39 साल की उम्र के हैं। इन लोगों को नौकरी का वादा करके अच्छी तनख्वाह का प्रॉमिस देकर इन देशों में ले जाया गया, लेकिन उन्हें साइबर क्राइम के काम में झोंक दिया गया। होम मिनिस्ट्री में जो साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है उसने साउथ ईस्ट एशिया से होने वाले साइबर क्राइम को एनालाइज किया तो पता चला कि इसमें बड़ी संख्या में इंडियंस को टारगेट किया जा रहा था। करीब 1 लाख लोगों ने साइबर सेल को उसकी शिकायत की है। ये क्राइम करने के लिए कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार और वियतनाम में गए। जो इंडियंस थे उन्हें साइबर स्लेव्स के रूप में इस्तेमाल किया गया। जब ये बात सामने आई तो भारत सरकार ने कोशिश शुरू की और वहां फंसे इंडियन नेशनल को वापस लाया जाए और आज इसकी शुरुआत हुई।